हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग ये हमारे इस एग्ज़ाम के लिए टीजीटी पीजीटी तथा जेएसए और हॉस्टल वार्डन के लिए जनरल पेपर के लिए जनरल अवेयरनेस के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी तथा आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज ये जनरल पेपर के जनरल अवेयरनेस का लास्ट पार्ट होगा और इसमें हम लोग साइंस तथा एनवायरनमेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज़ एंड उनसे जुड़ी यूनिट। तो लंबाई है, लंबाई की यूनिट क्या होती है, तो ये होती है मीटर। और द्रव्यमान, तो द्रव्यमान को मापा जाता है किलोग्राम में। तथा समय, ये सेकंड तथा समय की यूनिट होती है सेकंड। और कार्य तथा ऊर्जा की यूनिट होती है जूल। और विद्युत धारा की यूनिट होती है एम्पियर। कोण की बात करें तो कोण की यूनिट होती है रेडियन तथा ठोस कोण की यूनिट होती है स्टेरेडियन। चाल या फिर गति की बात करें तो इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड तथा आवृत्ति इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज। और जड़त्व आघूर्ण की बात करें तो इसकी यूनिट होती है किलोग्राम वर्ग मीटर। और संवेग की बात करें तो संवेग की यूनिट होती है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तथा उनके खोजकर्ता की। तो गामा किरणों की खोज की गई थी पॉल वेलार्ड के द्वारा। एक्स रेज की खोज की गई थी रोंटगेन के द्वारा। तथा परावैंगनी किरणों की खोज की गई थी रिटर के द्वारा। परावैंगनी किरणें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो याद रखिएगा। दृश्य विकिरण की खोज की गई थी न्यूटन के द्वारा। और अवरक्त विकिरण की खोज की गई थी हर्शल। तथा लघु रेडियो तरंगों की खोज की गई थी हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। और दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज की गई थी मार्कोनी के द्वारा। अब हम लोग प्रमुख प्रिंसिपल तथा उनसे जुड़े साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले बात करेंगे कि पहला है प्रकाश का कणिका सिद्धांत। और इससे संबंधित है न्यूटन। प्रकाश का तरंग सिद्धांत ये संबंधित है हाइगन से। और ग्रेमाल्डी की बात करें तो ये संबंधित है प्रकाश के विवर्तन सिद्धांत से। प्लांक, इनके द्वारा दिया गया था प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। और मैक्सवेल के द्वारा दिया गया था प्रकाश विद्युतीय चुंबकीय तरंग सिद्धांत। और आइंस्टीन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनके द्वारा दिया गया था प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अब हम लोग प्रमुख उपकरण तथा उनके उपयोगों के बारे में जानेंगे। तो पहला है आर्गोमीटर, इससे मापा जाता है। पहला है आर्गोमीटर, इसका यूज किया जाता है किए गए कार्य के मापने के लिए। सोनार की बात करें तो इसका उपयोग किया जाता है पानी के अंदर वस्तुओं का पता लगाने में। और यह इकोलोकेशन सिद्धांत पर आधारित होता है। यदि बात करें स्कूबा की तो ये गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। और लैक्टोमीटर की बात करें तो यह दूध की शुद्धता या घनत्व मापने के लिए किया जाता है। अब हम लोग प्रमुख लेंस उनके यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है, लेकिन हमें दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है। तो क्या हुआ, निकट दृष्टि दोष में क्या हुआ, दूर की नहीं दिखाई देगी, निकट की दिखाई देती है। तो ये अपोजिट होता है। और इसमें कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें यूज किया जाता है अवतल लेंस का। और यदि हम बात करें दूर दृष्टि दोष की, तो इसमें दूर की चीज़ दिखाई देती है, पास की नहीं। तो याद रखिएगा ये अपोजिट होता है। तो दूर दृष्टि दोष में दूर की चीज़ दिखाई देगी, पास की नहीं। और इसमें प्रयोग होगा उत्तल लेंस। तो इसमें आप लोग याद रख सकते हैं निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को 2 में 3 और 3 में 4। अब ये क्या मतलब हुआ, 2 में मतलब दूर दृष्टि दोष, दूर में 2 शब्द हैं तो 2 में 3 कौन सा, उत्तल लेंस। 3 शब्दों का प्रयोग होता है तो दूर में 2 में 3 मतलब कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट मतलब 3 में 4, तो निकट में कितने शब्द हुए 3 और अवतल में कितने शब्द हैं 4, तो ये हो जाएगा 3 में 4। तो आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं कि 2 में 3 मतलब कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग होगा। और 3 में 4 मतलब कि निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग होगा। नेक्स्ट यदि हम बात करें अबिंदुकता की, तो इसमें बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जरा दृष्टि दोष में द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग केमिस्ट्री से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम लोग एनवीएस, केवीएस तथा DSSB में पूछे गए सभी PYQs को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 118। और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 92। तथा कृत्रिम तत्व कितने हैं, तो ये हैं 26। और यदि पूछा जाए कि सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो ये है हाइड्रोजन। और सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो ये है लिथियम। तो याद रखिएगा लिथियम क्या है, ये धातु है। और सबसे हल्की अधातु तो ये हाइड्रोजन हो जाएगी। और सबसे भारी तत्व कौन सा है, तो ये है ऑस्मियम। तथा द्रव धातु तत्व कौन सा है, तो ये है पारा।
और यदि पूछे कि द्रव अधातु तत्व कौन सी है तो यह है ब्रोमीन। तथा ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो यह है हाइड्रोजन। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ये होगा ऑक्सीजन। और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। और पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा होगा तो ये होगा एल्यूमिनियम। विद्युत का सबसे अधिक सुचालक तत्व कौन सा है तो ये है चांदी। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है एनवीएस के एग्जाम में। सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है तो यह है फ्लोरीन। और सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है तो ये हो जाएगा सीजियम। अब हम लोग बायोलॉजी से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहले हम लोग बात करेंगे जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं की। जिसमें पहला क्वेश्चन है हिमेटोलॉजी, इसका संबंध किससे है तो इसका संबंध है रक्त से। नेक्स्ट है डेंड्रोलॉजी, इसमें क्या किया जाता है तो इसमें वृक्षों तथा झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है डेंड्रोलॉजी में। और वायरोलॉजी ये संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। मार्फोलॉजी ये जीव की आकृति, संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन किया जाता है। और जेनेटिक्स की बात करें तो इसमें जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है। और एस्टाकोलॉजी इसमें क्रेफिश का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेरियाट्रिक में बुजुर्गों के स्वास्थ्य तथा रोगों का अध्ययन किया जाता है। और जूलॉजी में जंतुओं या जानवरों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है एथनोबॉटनी, ये संबंधित है वनस्पतियों एवं लोगों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन से। तथा आर्किनोलॉजी ये मकड़ियों का वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। नेक्स्ट है एपिकोलॉजी, ये संबंधित है मधुमक्खियों के अध्ययन से। और साइनोलॉजी ये संबंधित है कुत्तों के अध्ययन से। तथा सौरोलॉजी ये संबंधित है छिपकली के अध्ययन से। नेक्स्ट है इसमें प्रमुख प्लांट और उनसे ईटेबल पार्ट क्या होता है तो लीची का ईटेबल पार्ट क्या होता है, एरिल कहलाता है। आम और पपीते का मध्य फल भित्ति होता है। तथा सेब और नाशपाती का ईटेबल पार्ट होता है पुष्पासन। और गेहूं का होता है भ्रूणपोष या भ्रूण। और नारियल का होता है ये भी भ्रूणपोष। तथा गाजर और सलजम तथा चुकंदर मूली का ईटेबल पार्ट होता है जड़। तथा काजू का होता है बीज पत्र। और केले का होता है मध्य एवं अंतः भित्ति। अब हम लोग साइंस से जितने भी एनवीएस, केवीएस तथा DSSB में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। जिसमें पहले हम लोग फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि त्वरण की एसआई इकाई क्या होती है तो त्वरण की एसआई यूनिट पूछा है तो ये होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है तो ये होता है वोल्ट। प्रकाश वर्ष की इकाई किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष ये है दूरी की इकाई। हाफ mv² के लिए आयामी सूत्र पूछा है तो ये हो जाएगा ml² T⁻⁻²। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दबाव मापा जाता है किससे तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से। और वायु में नमी की मात्रा को निर्धारित करने वाले उपकरण का नाम क्या है तो ये है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है पानी के अंदर की वस्तुओं जैसे कि पनडुब्बी, इसकी उपस्थिति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है तो ये कहलाता है सोनार। और दो पिंड नेक्स्ट है कोई पिंड दो क्रमागत समान दूरियों को v1 और v2 चालों द्वारा तय करता है तो इस पिंड की औसत चाल पूछी है तो चाल हो जाएगी क्या 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई खुली जीप किसी सरल रेखीय पथ पर एक समान वेग से गतिमान है। आगे की सीट पर बैठा कोई व्यक्ति किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर ऊपर उछालता है। कुछ समय पश्चात क्या होगा, वह गेंद उसके हाथ पर ही तो आके गिरेगी। नेक्स्ट है वह उपकरण जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो ये हो जाएगा जनरेटर। 1 ग्राम के भार में कितने डाइन होते हैं तो ये होते हैं 981। नेक्स्ट है यदि पृथ्वी और सूर्य में दोगुनी दूरी होती है जितनी अब है तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा तो जितना अब है उससे 1/4 होगा। नेक्स्ट है उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सदैव क्या होता है तो ये सदैव आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट है किरण का परावर्तन कोण, परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापा जाने वाला एक कोण है। तो जो किरण का परावर्तन कोण है ये परावर्तित किरण से सामान्य सतह तक मापे जाने वाला कोण है। नेक्स्ट है कारों की हेडलाइट्स में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। जब दो समांतर शीशों के सामने एक वस्तु रखी जाती है तो उसके कितने प्रतिबिंब उत्पन्न होंगे तो ये होंगे अनंत, इनफाइनाइट प्रतिबिंब होंगे। कौन सी रसोई सामग्री का उपयोग पानी के हिमांक को कम करने के लिए किया जाता है तो ये किया जाता है नमक का प्रयोग। संघनन प्रक्रिया से संदर्भित करता है, संघनन प्रक्रिया किससे संदर्भित है तो ये जल वाष्प का इसके द्रव रूप में परिवर्तित होना। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है तो ये बना होता है टंगस्टन का।
अतिचालकता भौतिक गुण है जिसको किसी से संबंधित किया जाता है तो ये विद्युत प्रतिरोध की हानि से। टेलीविजन प्रसारणों में ऑडियो सिग्नलों के संक्रमण के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है तो यह है आवृत्ति नियंत्रण। नेक्स्ट है जीपीएस में वस्तु की स्थिति निर्धारित करने के लिए किस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है रेजिंग का प्रयोग। अब हम लोग केमिस्ट्री के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है उदासीन विलयन का पीएच कितना होता है तो ये होता है 7। लिटमस पेपर को साबुन के पानी में डालने पर वह किस रंग में बदल जाता है तो ये हो जाता है ब्लू कलर में। NaOH क्या है तो यह एक क्षार है। सोडियम में सही इलेक्ट्रॉनों का वितरण क्या होता है तो ये होता है 281। कौन सा अम्ल कांच को घुला सकता है तो ये हो जाएगा हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। आमतौर पर सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या कहा जाता है तो इसे बेकिंग सोडा कहा जाता है। कांसा क्या है तो ये एक मिश्र धातु है और ये मिलकर बनी है कॉपर तथा टिन से। उस गैस का चयन करें जिसे अग्निशामक यंत्रों में संग्रहित किया जाता है तो ये होगी द्रव प्रावस्था में कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है जब मीठे सोडे को गर्म किया जाता है तो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है तो यह है सोना। और कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव होती है तो ये होती है मरकरी। कौन सी बायोगैस का एक मुख्य घटक है तो ये हो जाएगा मीथेन। संतृप्त एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन यौगिक है तो ये है ब्यूटेन। कौन सा हाइड्रोकार्बन एलपीजी के प्रमुख घटक हैं तो ये है प्रोपेन तथा ब्यूटेन। कुकिंग गैस किसका मिश्रण है तो एलपीजी में डाली जाती है ब्यूटेन तथा प्रोपेन। ऑक्सैलिक एसिड किस में पाया जाता है तो ये पाया जाता है पालक में। अब हम लोग बायोलॉजी के सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है एंटोमोलॉजी, ये किसके अध्ययन से संबंधित है तो ये संबंधित है कीड़े मकोड़ों के अध्ययन से। पायरुवेट का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग करके किसमें होता है तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट है कि लाइसोसोम ये कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निपटान प्रणाली है। एक कोशिका एक पतली बाहरी परत से घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं तो इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट है किसे कोशिका की आत्महत्या की थैली के रूप में जाना जाता है तो ये हो जाएगा लाइसोसोम। और कोशिका निकाय कोशिका में प्रोटीन के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है तो ये होता है राइबोसोम। समुद्री एनीमोन्स ये किसका उदाहरण है तो ये है सीलेंट्रेटा का। तथा कौन सी विटामिन को स्कारबिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है तो ये होगा विटामिन सी। खून का थक्का जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है तो ये हो जाएगा विटामिन के। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन हमारी त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है तो ये है विटामिन ए। नेक्स्ट है एंटीबॉडी जो हमारे शरीर को संक्रमणों से बचाते हैं वे इस प्रकार के यौगिक हैं तो वो है प्रोटीन। नेक्स्ट है किसका प्रयोग कर्कट रोग के उपचार में किया जाता है तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 60। और नीम का पौधा किस रोग के लिए बहुत उपयोगी है तो ये कुष्ठ रोग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। नेक्स्ट है कि विटामिन डी की अत्यधिक कमी के कारण कौन सा रोग होता है तो ये होता है सूखा रोग। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि का प्रयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है तो ये किया जाता है मलेरिया के उपचार में। फाइलेरिया किसके कारण होता है तो ये होता है मच्छर के कारण। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिन्होंने चेचक के विरुद्ध मनुष्यों के प्रतिरक्षण की विधि का आविष्कार किया था तो ये किया था एडवर्ड जेनर के द्वारा। पीलिया किस अवयव के रोग का लक्षण है तो ये है यकृत का। नेक्स्ट है किसे पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है तो ये हो जाएगा ब्रायोफाइटा। और किसे गोल्डन फाइबर के रूप में भी जाना जाता है तो ये हो जाएगा जूट। नेक्स्ट है कि दालें ये फलीदार फसल का एक उदाहरण है। और रेगिस्तानी पौधों में प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है तो ये तने में होता है। नेक्स्ट पौधों में ग्लूकोज स्टार्च के रूप में संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। और मनुष्यों में ग्लूकोज संरक्षित ऊर्जा के रूप में संचित रहता है तो कहाँ पे ये रहता है ग्लाइकोजन में। नेत्रदान में आँख के कौन से भाग का प्रयोग किया जाता है तो ये प्रयोग होता है कार्निया का। एक सामान्य मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो ये होती है 46। तथा मानव रक्त का पीएच कितना होना चाहिए तो ये होना चाहिए 7.35 से लेकर 7.45 के बीच में। और तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी क्या करते हैं तो वो सुक्रोज लेते हैं। अब हम लोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से जितने भी क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में एनवीएस केवीएस तथा DSSB में पूछे गए हैं उन सभी पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ की, जिसमें पहला है मानस वन्यजीव अभयारण्य। ये कहाँ है बारपेट असम में। और गर्म पानी वन्यजीव अभयारण्य तो ये भी असम में है दीफू में। भीमबंध अभयारण्य ये है मुंगेर बिहार में। और डालमा वन्यजीव अभयारण्य तो ये भी सिंहभूमि झारखंड में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य तो ये गया बिहार में है।
हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य, ये हजारीबाग झारखंड में है। तथा पलामू कहाँ पे है, तो ये है डाल्टनगंज झारखंड में। दांडेली वन्यजीव अभयारण्य, ये भी धारवाड़ कर्नाटक में है। मुकम्बिल वन्यजीव अभयारण्य, तो ये कनारा, ये भी कर्नाटक में है। शरावती और सोमेश्वर, ये दोनों ही कर्नाटक में है। तो याद रखिएगा, दांडेली, मुकम्बिल और शरावती, सोमेश्वर, ये सभी कहाँ पे हैं, तो ये सभी हैं कर्नाटका में। और साथ में याद रखिएगा तुंगभद्रा, तो ये भी बेल्लारी कर्नाटक में ही है। सीता नदी वन्यजीव अभयारण्य, ये है रायपुर छत्तीसगढ़ में। और सिचौली वन्यजीव अभयारण्य, ये है रायसेन मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ है, तो ये है रायगढ़ एमपी में। तथा तंसा वन्यजीव अभयारण्य, ये है थाने महाराष्ट्र में। और वेम्बनाड और पराम्बीकुलम, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, तो ये दोनों ही केरल में है। साथ ही पेरियार, और ये भी कहाँ पे है, ये भी इडुक्की केरल में है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। तो बोरी कहाँ है, महाराष्ट्र में। गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य, ये है एमपी में। तथा पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, तो ये भी मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद में। केवलादेव घाना पक्षी विहार, ये कहाँ है, भरतपुर राजस्थान में। और रणथंभौर अभयारण्य और टाइगर रिजर्व भी है सवाई माधोपुर राजस्थान में। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, ये चंदौली यूपी में है। तथा नंदा देवी पशु विहार, ये चमोली गढ़वाल उत्तराखंड में है। और गोविंद पशु विहार, ये भी उत्तरकाशी उत्तराखंड में है। जालदापारा वन्यजीव अभयारण्य, ये है जलपाईगुड़ी पश्चिम बंगाल में। तथा सुंदरगढ़ टाइगर रिजर्व, ये उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट है कावल वन्यजीव अभयारण्य, आदिलाबाद आंध्र प्रदेश में है। कोल्लेरू, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। साथ ही कोल्लेरू लेक भी है आंध्र प्रदेश में, तो याद रखिएगा। और पाखल वन्यजीव अभयारण्य और नल्लापट्टी, ये दोनों ही कहाँ पे हैं, तो ये दोनों ही आंध्र प्रदेश में है। तो कोल्लेरू, पाखल और नल्लापट्टी तथा कावल, ये चारों ही आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, तमिलनाडु में है। तथा वेदांतथंगल पक्षी अभयारण्य, ये भी तमिलनाडु में है। और नामदफा, ये कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है बर्फ के बने घर को क्या कहते हैं, तो ये इग्लू कहते हैं। और उत्तरी अमेरिका की ग्रीनलैंड टुंड्रा प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है, तो यह है एस्किमो किर्गिज जाति के ग्रीष्मकालीन आवास। ये चमड़े के बने होते हैं, क्या कहलाते हैं, तो इन्हें युर्त कहा जाता है। किर्गिज कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मिडिल एशिया में। नेक्स्ट है कौन सा पक्षी स्वयं का घोंसला यानी कि नीड़ का निर्माण नहीं करती है, तो यह है कोयल। पत्थर या फिर लकड़ी से बने ढालू वाले घर कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं मनाली में। और मिट्टी के घर जहाँ जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई जाती हैं, तो ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है बांस के खंभों पर बने घर पाए जाते हैं कहाँ, तो ये पाए जाते हैं असम में। और पत्थर के बने घर जिसके फर्श और छत लकड़ी के बने होते हैं, तो ये पाए जाते हैं लद्दाख में। नेक्स्ट है हाउस बोट और लकड़ी के बने घर जो पानी में तैरता घर, ये पाया जाता है कश्मीर तथा केरल में। और दक्षिण अफ्रीका की जुलू जनजाति, इसका निवास प्रारूप क्या है, तो ये मधुमक्खी प्रारूपी इसका निवास स्थान है। वर्ष 2020 में मनाए गए विश्व जल दिवस का मुख्य थीम पूछा है, तो ये हो जाएगा जल और जलवायु परिवर्तन। जल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है मासिनराम मेघालय में। और यूपी में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये होती है गोरखपुर में। यूपी में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, ये होती है मथुरा में। तरुण भारत संघ कार्यरत है कहाँ पर, तो ये है राजस्थान में। नेक्स्ट है तरुण भारत संघ के चेयरमैन, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजस्थान में प्रयोग होने वाली वर्षा संचयन की प्रारंभिक प्रणाली में एक पहाड़ी ढलान पर पत्थर का पुश्ता बांधा जाता था ताकि कृषि के लिए एक समतल खेत बनाया जा सके, तो इसे क्या बोलते हैं, तो इसे मेड़बंदी बोलते हैं। नेक्स्ट है पानी पंचायत आंदोलन शुरू किया गया था विलास राव सालुंखे के द्वारा। और अरावली की पहाड़ियों में सिंचाई की एक महत्वपूर्ण विधि क्या है, तो यह है साझा कुआं। जल जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऑक्सीजन यानी कि हवा के बाद मानव की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है, तो ये जल ही है। तो ऑक्सीजन यानी कि हवा के बाद मानव की दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है जल। डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है पारिस्थितिकी से। और एक खाद्य श्रृंखला में आबादी सबसे अधिक होती है उत्पादक की। नेक्स्ट है किसी दिए गए क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों दोनों जीवों की कुल संख्या को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं बायोमास। इकोटोन को पूछा है, तो इकोटोन का अर्थ क्या होता है, इकोटोन वह है जहाँ दो बायोम मिलते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को परिभाषित किया गया था आर्थर टॉन्सले के द्वारा, मतलब कि एजी टॉन्सले के द्वारा। पशुओं की प्रजातियां ज़्यादातर किसके कारण लुप्त प्राय हो रही हैं, तो ये हो रही हैं आवास विखंडन के कारण। नेक्स्ट है जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है पारिस्थितिकी। पौधों के विभिन्न अंग वनस्पतियों और जैविक अपशिष्ट क्या कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं बायोमास। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश।
बायोडाइवर्सिटी संदर्भित करती है तो ये पृथ्वी पर जीवन की विविधता को, जैव विविधता उल्लेख करती है किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है तो यह है प्रशांत महासागर में और यह है ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी अतिक्रियाशील स्थल मतलब कि हॉट स्पॉट माना जाता है तो यह हो जाएगा पश्चिमी घाट। नेक्स्ट है ब्रैम्बल केई मिलोमीस, यह एक स्तनधारी जीव है और यह मानव जनित मौसमी परिवर्तन के कारण विलुप्त हो चुका है। रेड डाटा बुक जिसे लाल सूची भी कहते हैं, इसमें संकटग्रस्त पशुओं, पेड़ों आदि का विस्तृत दस्तावेज होता है। नेक्स्ट है दुनिया में सबसे बड़े मुहाने का मैंग्रोव वन स्थित है कहाँ पे तो यह है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। भारत में किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र मैंग्रोव के तहत आते हैं तो यह हो जाएगा पश्चिम बंगाल और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है 22 मई को। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था तो ये किया गया था 1992 में और रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है तो यह है जैव विविधता पर सम्मेलन से। विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार ये संबंधित है गोल्डन पांडा पुरस्कार से। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था तो ये किया गया था 1986 में और CFC के उत्पादन को घटाने के लिए एक प्रोटोकॉल लाया गया है, उसे क्या कहते हैं तो उसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं। मॉन्ट्रियल किस शहर में है तो यह है कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का लक्ष्य क्या है तो ये ओजोन अवयव तत्वों को कम करना है। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल कब प्रभावी हुआ था तो यह हुआ था 2005 में और क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है तो यह है जलवायु परिवर्तन से। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में CER क्या संदर्भित करता है तो CER स्टैंड फॉर सर्टिफाइड एमिशन रिडक्शन। आर्द्रभूमि मतलब कि वेटलैंड के संरक्षण और चिरस्थायी प्रयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है तो यह है रामसर कन्वेंशन। तो विश्व वेटलैंड दिवस हर साल कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। IPCC का फुल फॉर्म पूछा है तो IPCC स्टैंड फॉर इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। NGT का फुल फॉर्म क्या है तो यह है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। संयुक्त राष्ट्र ग्रीन जलवायु कोष का हेडक्वार्टर कहाँ है तो यह है साउथ कोरिया में। नेक्स्ट है कौन सी प्रजातियां IUCN के वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों को श्रेणी में नहीं है तो यह हो जाएगा नुकसान पहुंचाने वाली प्रजातियां। कार्बन शुल्क लागू करने वाला पहला देश कौन सा था तो यह था न्यूजीलैंड। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 5 जून को। चिपको नारा पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था है, ये गढ़ा गया था किसके द्वारा तो ये सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी कौन से राष्ट्रीय उद्यान से तो ये की गई थी जिम कॉर्बेट जो दुर्लभ साइबेरियाई सारस कहाँ पर नियमित रूप से आया करते थे जो कि एक वैश्विक विरासत स्थल भी है तो हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है तो यह है भरतपुर राजस्थान में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है तो यह है राजस्थान में। राजस्थान के केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान को पहले बुलाया जाता था तो इसे भरतपुर पक्षी अभयारण्य के नाम से भी जाना जाता था। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व कहाँ है तो यह है उड़ीसा में। और MP में कौन से पशु के सर्वाधिक अभयारण्य है तो MP में सबसे ज़्यादा है टाइगर रिजर्व। राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है यह है उत्तराखंड में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है यह है MP में। तथा भारत में 1936 में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या था तो यह था हेली राष्ट्रीय उद्यान। एक सींग के गैंडों की विश्व की 2/3 संख्या कहाँ पर है तो यह है काजीरंगा असम में। और गैंडे के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है तो वो है काजीरंगा अभयारण्य जो कि असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है तो यह है असम में। ओखला पक्षी अभयारण्य तो ये NCR क्षेत्र में है। और भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है तो यह है नागार्जुन सागर श्री शैलम टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट है संगाई हिरन, ये किस राज्य का जानवर है तो यह है मणिपुर का। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है तथा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को किस पशु की रक्षा के लिए स्थापित किया गया था तो ये किया गया था बंगाल टाइगर के लिए। तो ये किया गया था बंगाल टाइगर के लिए। पेरियार बाघ संरक्षित क्षेत्र कहाँ है यह है केरल में। पेरियार नेशनल पार्क पर्वत श्रृंखला किस में है तो यह है पश्चिमी घाट में। सुंदरवन किसका घर है तो यह है रॉयल बंगाल टाइगर का। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय की अतिशय वृद्धि होती है तो ये होती है शैवाल की। पीने के पानी में स्थित घातक बैक्टीरिया उस पानी को क्या बनाते हैं तो ये पीने के अयोग्य बनाते हैं। नेक्स्ट है कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है तो यह हीमोग्लोबिन के साथ अपक्रिया करती है। सीवेज में पाई जाने वाली बैक्टीरिया अधिकतर होते हैं तो ये रोगजनक होते हैं। और वनोन्मूलन से सामान्यतः किसकी कमी होती है तो ये होती है वर्षा की। कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है तो जो ओजोन है यह एक द्वितीयक प्रदूषक है। प्लास्टिक की बात करता है तो प्लास्टिक एक गैर जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है। और स्मोक एक द्वितीयक प्रदूषक है। तो स्मोक और ओजोन ये दोनों ही द्वितीयक प्रदूषक हैं।
जब अपघटनीय संदूषण की बात करता है तो ये प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र ही अपघटित होते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधे के कौन से भाग में होता है? तो ये पत्ती और क्लोरोप्लास्ट की मौजूदगी वाले अन्य भागों में होता है। नेक्स्ट बात कर रहा है गाढ़ा कीचड़ की। तो जो गाढ़ा कीचड़ है ये मलजल उपचार का उपोत्पाद है जिसे बायोगैस बनाने के लिए उसे अपघटित किया जाता है। सॉलिड वेस्ट किस नाम से जाना जाता है? तो इसे स्लज के नाम से भी जाना जाता है। और ओजोन परत के क्षरण के क्या कारण है? तो यह है इससे होता है स्किन कैंसर। नेक्स्ट है ओजोन की परत में रिक्तीकरण का कारण क्या है? तो यह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में परावैंगनिक विकिरण को अवशोषित किया जाता है ओजोन परत के द्वारा। ओजोन परत किसकी प्रतिक्रिया से बनती है? तो ये ऑक्सीजन और परावैंगनिक विकिरणों से। ओजोन के फार्मूले की बात करें तो ये होता है O3। ओजोन सतह के संरक्षण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ग्रीन हाउस प्रभाव के बारे में पूछा है तो वायुमंडलीय गैसों के कारण और सौर ऊर्जा को रोकना। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो यह है उद्योग। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में गर्मी को रोकती हैं जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडलीय तापमान में होने वाली वृद्धि को क्या कहते हैं? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के योगदान का सर्वाधिक प्रतिशत बनाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है वन और महासागर किस ग्रीन हाउस गैस के कुंड के बने होते हैं? तो ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो XC2 संरक्षण कहते हैं। चिपको आंदोलन शुरू किया गया था उत्तराखंड में और प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1 अप्रैल 1973 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक वन कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश में। यदि परसेंट के पूछे तो परसेंट में हो जाएगा ये मिजोरम में। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालय उप क्षेत्र में सबसे बड़ा है? तो हो जाएगा नामदफा। और यह है कहाँ पे? तो यह है अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है एक क्षेत्र जो कानूनी रूप से वन्य जीवों के लिए उसके प्राकृतिक परिवेश में आरक्षित किया जाता है तो हो जाएगा पशु विहार। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? यह है जोधपुर में। अधिकांश नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाली हानि कौन सी है? तो यह है अस्थिर आपूर्ति। ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत का एक उदाहरण है तो यह है प्राकृतिक गैसों का। नेक्स्ट है गुजरात स्थित सूरत जिला देश का सर्वप्रथम स्थल है जहां पर 100% क्या उपलब्ध कराया जाता है? तो वहां पर सौर संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट है ऊर्जा के वे स्रोत जो प्रकृति में बहुत लंबे समय तक जमा हुए हैं और जिनके खत्म हो जाने पर उन्हें जल्दी से बदला नहीं जा सकता। तो ये हो जाएंगे ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत। यूनेस्को के द्वारा भारत के कौन से शहर को पहला विश्व विरासत शहर का दर्जा दिया गया था? तो ये दिया गया था अहमदाबाद को। नेक्स्ट है कौन से भारतीय शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में अपने समृद्ध संगीत परंपरा के लिए 2017 में शामिल किया गया था? तो ये किया गया था चेन्नई को। नेक्स्ट है यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यह है सिक्किम में। नीलगिरी पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे नीले पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है एक विश्व विरासत स्थल एक सीमा चिन्ह होता है जिसे आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया जाता है तो ये किया जाता है यूनेस्को के द्वारा। तो हम लोगों ने EMRS के लिए जनरल अवेयरनेस के सभी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट किया है, थियोरी प्लस MCQ, वो भी PYQ जितने भी आए हैं NVS KVS तथा DSSB में। अब हम लोग EMRS एग्जाम के लिए EMRS TGT SST के लिए जितने भी PYQ हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोगों को सेशन हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।